कल मेरा दोस्त मुझे कॉल करके बोलता है भाई स्नैपडील की सेल आने वाली है, तुझे जो कुछ भी लेना है ले ले। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा क्या अभी भी स्नैपडील चलता है? उसने जो कुछ भी बताया मैं सुन करके हैरान रह गया। उसने बताया कि आज भी 2000 से 3000 करोड़ की स्नैपडील की वैल्यूएशन है। आज भी लगभग 500 से ज्यादा लोग स्नैपडील में काम करते हैं। इनके कई सारे ऑफिसेज हैं पूरे भारत भर में। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों को लगता था कि स्नैपडील खत्म हो चुका है, नहीं बॉस, आप गलत हो। ये अभी भी जिंदा है, ये कंपनी अभी भी चल रही है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जिसका एक टाइम पर पूरे भारत भर में दबदबा था, डोमिनेशन था, मोनोपोली थी, ई कॉमर्स सेक्टर में डोमिनेंस था, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई कि आज को स्नैपडील गायब हो गया? कैसे 44,000 करोड़ रुपए की कंपनी अचानक से गायब हो जाती है? इसके साथ ऐसा क्या हुआ? इसके फाउंडर्स के साथ ऐसा क्या हुआ? हर एक फाउंडर को इसके फेलियर की कहानी सुननी चाहिए। जो भी आज को कुछ बिल्ड करना चाहता है या जिसका बिजनेस है वो स्केल करना चाहता है, उसको स्नैपडील के राइज एंड फॉल की कहानी सुननी चाहिए, ताकि आप ये गलतियां करने से बच सको जो स्नैपडील ने की है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्नैपडील किस तरीके से इतना बड़ा बना और कैसे उसका अंपायर धीरे धीरे करके बिखर गया। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2026 का महीना फरवरी। मीडिया से लेकर हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, स्नैपडील। एक इंडियन स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 6.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 44,200 करोड़ रुपए हो चुकी थी। भाई सबको लग रहा था कि इंडिया में कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और धीरे धीरे साल बीतते गए और पूरी कंपनी खत्म होने की कगार पर आ जाती है। फाउंडर्स अपना इन्वॉल्वमेंट लगभग जीरो कर देते हैं। स्नैपडील अब 2026 में अपना आईपीओ भी इसीलिए लाना चाहती है ताकि जो इन्वेस्टर्स अभी तक कंपनी में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, वो अपना पैसा निकाल लें और प्रॉफिट बना सकें और जल्दी से जल्दी कंपनी से भाग सकें, यानी कि एग्जिट ले सकें। दोस्तों, सुनने में ये सब कोई एक फैंटेसी बॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है, ये स्नैपडील की हकीकत है, ऐसा सच में हुआ है। इन्होंने जैसे स्नैपडील बनाया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2010 में दो यंग लड़के कुणाल बहल और रोहित बंसल ने एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन ये कोई ई कॉमर्स स्टार्टअप नहीं था, ये था डिस्काउंट कूपन्स का बिजनेस, और इसका नाम था मनी सेवर। ये लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट, सैलून्स, एक्टिविटीज के लिए 50 से 100 रुपए तक के कूपन्स बेचते थे। मॉडल बहुत सिंपल था, एकदम आसान सा बिजनेस था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि कुणाल को पता चल गया था कि ये बिजनेस भाई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, इसको वो बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर सकते हैं। ये लोग एक कस्टमर की टोटल स्पेंडिंग से केवल 50 से 100 रुपए ही निकाल पा रहे थे। तो इनको पता तो चल ही चुका था कि भैया ये कूपन्स का जो बिजनेस है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे, ये आसमान छूना चाहते थे। 2011 में इनकी जिंदगी में एक लाइफ टर्निंग पॉइंट आता है। स्नैपडील के फाउंडर्स कुणाल और अंकित चाइना जाते हैं और वहाँ पर ये अलीबाबा को देखते हैं। अलीबाबा किस स्केल में काम कर रहा था, ये देख करके इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जैक मा ने किस तरह से इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। ये लोग उसकी स्ट्रेटजी समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जब ये लोग चाइना से वापस इंडिया आते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। इनका काम करने का तरीका, इनका सोचने का तरीका, ये इंडिया आते ही बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। ये स्नैपडील का पूरा बिजनेस मॉडल बदल देते हैं। कूपन्स वाला बिजनेस छोड़कर ये फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स कंपनी बन जाते हैं, और वहां से शुरू होती है स्नैपडील की असली जर्नी। साल बीतते रहते हैं और बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। फिर आता है साल 2014, जहां से स्नैपडील की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। जापान की सॉफ्ट बैंक के सीईओ मासायोशी का बेटा इंडिया में नेक्स्ट अलीबाबा ढूंढ रहा होता है। उसने काफ़ी पहले चाइना की अलीबाबा में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए होते हैं, जो कि $60 बिलियन बन चुके थे, ऑलमोस्ट 3000 गुना का रिटर्न। तो अब ये स्टोरी रिपीट करना चाह रहे थे, और इसके लिए इनको इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था। सॉफ्ट बैंक ने स्नैपडील को देखा और बहुत ज़्यादा इसके फाउंडर्स और मासायोशी का बेटा इम्प्रेस हो गया। इनको लगा कि भाई ये दूसरा अलीबाबा है। इन्होंने एक बार में ही स्नैपडील में $627 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि उस समय के हिसाब से 3,825 करोड़ रुपए एक बार में इन्होंने स्नैपडील में इन्वेस्ट कर दिए। उस टाइम इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बना, किसी भी स्टार्टअप ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हासिल की थी। स्नैपडील पहला ऐसा स्टार्टअप था जिसे इतनी बड़ी फंडिंग एक बार में मिली थी।
यहाँ से स्नैपडील की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2015 में और भी फंडिंग राउंड्स आते हैं और 2016 तक स्नैपडील की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन तक पहुंच जाती है। वो ऐसा वक्त था जब लोगों को लगने लगा था कि अब गेम ओवर हो चुका है और स्नैपडील क्लियर विनर है इस सेगमेंट का, इसको अब कोई भी हरा नहीं सकता है। देखिए, अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस वक्त कैसा टाइम था और उस टाइम इंडियन ई कॉमर्स बूम पे किस तरीके से चल रहा था। देखिए, ये तो सच है कि इंडियन ई कॉमर्स उस टाइम में बूम में था। स्मार्टफोन्स अफोर्डेबल हो रहे थे, सस्ते हो रहे थे, इंटरनेट घर घर तक पहुंच रहा था, यंग पॉपुलेशन ऑनलाइन शॉपिंग ट्राई कर रही थी, तो मार्केट साइज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। फ्लिपकार्ट पहले से ही एस्टैब्लिश्ड था और बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा था। और फिर आता है 2013, जब एक और प्लेयर की एंट्री होती है जिसके अंदर अकेले क्षमता थी पूरा गेम बदल देने की। उसका नाम था अमेज़न। जेफ बेजोस इंडियन मार्केट को बहुत सीरियसली ले रहे थे। वो खुद इंडिया आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत क्लियर मैसेज दिया कि अमेज़न इंडिया में अनलिमिटेड कमिटमेंट के साथ आ रहा है। पहले उन्होंने $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनाउंस किया, फिर बाद में उन्होंने और $5 बिलियन उसमें ऐड किए, मतलब लगभग $7 बिलियन सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए। यानी कि आज के हिसाब से 56,000 करोड़ रुपए जेफ बेजोस ने अमेज़न इंडिया में इन्वेस्ट किए। ये इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट दिखा रही थी कि अमेज़न इंडियन मार्केट को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट में। उन लोगों को लगने लगा, उन लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि अमेज़न जैसे ग्लोबल जायंट के अगेंस्ट compete करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और हिस्टोरिकली देखो तो मैक्सिमम मार्केट्स में अमेज़न ने डोमिनेट ही किया था। तो इंडिया में रियलिस्टिक सिनेरियो ये था कि शायद एक या मैक्सिमम 2 लोकल प्लेयर्स ही सरवाइव कर पाएंगे अमेज़न के सामने। और जब चूज करना पड़ा इन्वेस्टर्स को कि भाई कौन से वो लोकल प्लेयर्स हैं जिनको सपोर्ट करना है, तो नेचुरल चॉइस थी फ्लिपकार्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी और बहुत बेटर पोजीशनिंग में थी। तो ग्रेजुअली इन्वेस्टर सपोर्ट फ्लिपकार्ट की तरफ कंसोलिडेट होने लगा और स्नैपडील लेफ्ट आउट फील करने लगा। अब इसके बाद रिजल्ट्स आने शुरू हुए। स्नैपडील का मार्केट शेयर रैपिडली डिक्लाइन होने लगा। 2015 में उनका मार्केट शेयर अप्रॉक्सीमेटली 32% था, यानी कि स्नैपडील का ह्यूज मार्केट शेयर था। डिसेंट पोजीशन थी उनकी मार्केट में, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ था। बाय अर्ली 2017, मतलब सिर्फ 2 साल में स्नैपडील का मार्केट शेयर 32% से गिरकर मात्र 4% रह गया। 32% से 4%, इमेजिन करो दोस्तों ये डिक्लाइन कितना ज्यादा ब्रूटल रहा होगा। हर क्वार्टर में इनके नंबर्स गिरने लगे, रेवेन्यू कम होने लगे, लॉसेस बढ़ने लगे, इन्वेस्टर्स अंदर से पैनिक करने लगे, नर्वस होने लगे, एम्प्लॉयज भी बहुत अनसर्टेन फील करने लगे। जो इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था उसको रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली। उन्होंने स्नैपडील के फाउंडर्स को बोला और काफी पुश किया कि आप लोग फ्लिपकार्ट के साथ मर्जर कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जहाँ 1 साल पहले स्नैपडील की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन थी, उसकी अब मर्जर के टाइम पर वैल्यूएशन केवल $1 बिलियन उसको ऑफर की जा रही थी, यानी कि 4 गुना कम वैल्यूएशन। तो ये स्नैपडील के फाउंडर्स को पसंद नहीं आया। सो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस अल्टीमेटली फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स ने ये डील कैंसिल कर दी। उनका बिलीव था कि अभी भी वो स्नैपडील को एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। तो स्नैपडील ने लॉन्च किया अपनी स्नैपडील 2.0 स्ट्रैटेजी। आइडिया ये थी कि प्रीमियम मेट्रो मार्केट जो टॉप 7 to 8% पॉपुलेशन है वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ले गया, ठीक है, लेकिन रिमेनिंग 90% पॉपुलेशन जो प्राइस कॉन्शियस है टियर 2 टियर 3 सिटीज में, वहां पर एक बहुत बड़ा वैल्यू सेगमेंट है, तो इस पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। स्ट्रैटेजी पेपर पर बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही क्योंकि वैल्यू सेगमेंट अनडिजर्व था और साइज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा था। तो इसके फाउंडर्स को लगा कि भाई यहाँ पर हम गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन में 3 क्रिटिकल मिस्टेक्स हुई जो कि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बुरी साबित हुई स्नैपडील के लिए। अब यहाँ पर वो पहली मिस्टेक करते हैं
दे ट्राइड प्लेइंग अ न्यू गेम विद ओल्ड रूल्स, यानी कि वैल्यू सेगमेंट में जाने के बावजूद कमीशन स्ट्रक्चर वही उनका पुराना रहता है। सेलर्स से 15 से लेकर ये 25% कमीशन चार्ज कर रहे थे और एग्जैक्टली उस टाइम मार्केट में एक नया एग्रेसिव प्लेयर की एंट्री हो चुकी थी। उसका नाम था मीशो। मीशो ने काम बहुत रेवोल्यूशनरी किया। उसने 0% कमीशन मॉडल लॉन्च किया। सेलर्स के लिए ये गेम चेंजर था। लो कमीशन मतलब वो कस्टमर्स को लो प्राइसेस ऑफर कर रहे थे। नेचुरल रिजल्ट ये हुआ कि सेलर्स मीशो की तरफ भागने लगे। स्नैपडील धीरे धीरे इकोनॉमिकली आउट कम्पीटेड हो गया अपने ही टारगेट सेगमेंट में। दूसरी बहुत बड़ी गलती हुई क्वालिटी कंट्रोल का कंप्लीट ब्रेकडाउन। जब स्नैपडील टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में सेलर्स ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन और क्वालिटी चेक्स ही नहीं किए। जल्दी में उन्होंने सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस किया, क्वालिटी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फ्रॉड प्रोडक्ट्स भी आने लगे, डुप्लीकेट आइटम्स आने लगे, फेक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लोग बेचने लगे। कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होने लगा और ट्रस्ट पूरी तरीके से टूटने लगा। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक बार जब कस्टमर को ये लग जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो दोबारा वहां पर कभी नहीं आता है। यही स्नैपडील के साथ भी हुआ, यानी कि कस्टमर के ट्रस्ट को एक बार ब्रेक करने के बाद उसको वापस से गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया इनके लिए। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं इनकी बोलूंगा एक फॉल्स एजम्पशन की। स्नैपडील के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने अज्यूम किया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वैल्यू सेगमेंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो लो मार्जिन सेगमेंट है और जायंट्स टिपिकली हाई मार्जिन प्रीमियम कस्टमर्स पर ही फोकस करते हैं। लेकिन उनका ये अजम्पशन बिल्कुल गलत निकला। जैसे ही इन जायंट्स ने देखा कि भाई वैल्यू सेगमेंट जो टीयर 2 टीयर 3 सेगमेंट है एक्चुअली वाइबल है और ग्रोइंग है, उन्होंने तुरंत अपने काउंटर स्ट्रैटेजीज लॉन्च कर दिए। फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी लॉन्च किया स्पेसिफिकली वैल्यू सेगमेंट के लिए। अमेजॉन ने बाजार लॉन्च किया और इन लोगों के पास बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि इनके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स थे, सुपीरियर डिलीवरी कैपेबिलिटीज थी, बेटर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर था। स्नैपडील के पास compete करने के लिए क्या था? वीक लॉजिस्टिक्स थी, डैमेज्ड रेपुटेशन थी और कैश क्रंच। तो यहाँ से कंपटीशन बिल्कुल वन साइडेड हो जाता है। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। डिलेड डिलीवरीज कॉमन हो गई, सेलर पेमेंट्स में भी इशू आने लगते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाती है, एम्प्लॉय मोरल कंटिन्यूसली गिर रहा था क्योंकि कंपनी की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अनक्लियर थी। लीडरशिप चेंजेस होने लगे, रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस भी हुई। को-फाउंडर रोहित बंसल ने मैसिव इंटरनल ओवरहॉल की, डिपार्टमेंट्स कंसोलिडेट किए, कॉस्ट कटिंग एग्रेसिव हो गई। बट ये सब रिएक्टिव मेजर्स थे, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं थी। और ऊपर से एक एक्सटर्नल शॉक भी आया। नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। ओल्ड करेंसी नोट्स बैन हो गए, कैश ट्रांजैक्शंस टेम्परेरीली रुक गए। स्नैपडील के लिए ये स्पेशली प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी उनका मेजर पेमेंट मेथड था। बहुत सारे शहरों में ओवरनाइट रेवेन्यू इम्पैक्ट आया, प्लस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स और टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ये डिमोनेटाइजेशन भी इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें स्नैपडील के साथ होती हैं और लगातार स्नैपडील कंपनी इतने ऊपर से नीचे गिरने लगती है। अब अगर हम बात करें कि आज 2026 में स्नैपडील की ग्राउंड रियलिटी क्या है, देखिए कंपनी फाइनेंशियली स्टैग्नेंट है। पिछले 3 साल से रेवेन्यूज भी इसके फ्लैट हैं और लॉसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। द फाउंडर्स ऑफिशियली स्टेप्ड बैक फ्रॉम देयर एक्टिव रोल्स इन 2022 और अब प्लानिंग हो रही है आईपीओ की। बट ये आईपीओ कोई बहुत टिपिकल ग्रोथ वाला आईपीओ नहीं है जहां कैपिटल रेज करके एक्सपैंड करना है या कंपनी को स्केल होने की बात करी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये प्योरली एग्जिट आईपीओ है। सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर्स जो 10 साल से इस कंपनी में स्टक हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए। आईपीओ वो मैकेनिज्म है जिससे वो अपना रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर सकें और मूव ऑन कर सकें। तो अल्टीमेटली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं यहाँ पर स्नैपडील की जर्नी से। अब अगर मैं एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, पहला लेसन है कि फंडिंग वॉर्स में थर्ड प्लेयर होना एक्सट्रीमली रिस्की है। जब 2 जायंट्स ऑलरेडी एग्रेसिवली कम्पीट कर रहे हो तब मार्केट शेयर कैप्चर करना और सस्टेन करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। दूसरा लेसन यहाँ पर आता है, स्ट्रेटजी चेंज करते वक्त एग्जीक्यूशन भी कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है। वैल्यू सेगमेंट में जाते हुए प्रीमियम सेगमेंट का कमीशन मॉडल आप नहीं चला सकते हैं, आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा।
प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो स्नैपडील ने वैल्यू सेगमेंट में जाते हुए भी अपना वो ही मॉडल रखा और वो मॉडल उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। अब यहाँ पर तीसरा लेसन ये है कि कस्टमर ट्रस्ट अगर एक बार बॉस टूट जाता है तो फिर उसको रीबिल्ड करने में स्पेशली प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, नियरली इम्पॉसिबल। स्नैपडील की स्टोरी ट्रैजिक इसलिए है क्योंकि ये प्रिवेंटेबल थी, यानी कि अगर फाउंडर्स बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते, इसको एग्जीक्यूट करते तो इसको बचाया जा सकता था अगर स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन होता और अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से इसके फाउंडर्स करते, अगर एजम्पशंस भी इनके रियलिस्टिक होते तो शायद कहानी आज को बिल्कुल अलग होती। लेकिन बॉस रियलिटी ये है कि जो कंपनी इंडिया का अलीबाबा बनने निकली थी वो आज बस बिजनेस स्कूल्स में एक केस स्टडीज बन करके रह गई है एज अ कॉशनरी टेल ऑफ व्हाट नॉट टू डू। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्नैपडील की जर्नी पूरी तरीके से समझ आई और वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना।